हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिचर्ड हैरिस की किताब द आर्ट ऑफ रिस्क की, जो जोखिम को एक ऐसी कला के रूप में प्रस्तुत करती है जिसे सही दृष्टिकोण, तैयारी और मानसिकता के साथ मास्टर किया जा सकता है। रिचर्ड हैरिस, जिन्होंने थाईलैंड की गुफा बचाव मिशन में अपनी जान जोखिम में डालकर 12 बच्चों और उनके कोच को बचाया, इस किताब में अपने अनुभवों और अन्य जोखिम लेने वालों की कहानियों का उपयोग करते हैं। किताब का मूल संदेश है कि जोखिम लेना कोई जुआ नहीं है, बल्कि ये एक सोच समझ कर लिया गया निर्णय है जो हमें अपने डर से ऊपर उठाने और असाधारण परिणाम प्राप्त करने में मदद करता है। ये एक ऐसी स्किल है जिसे हर कोई डेवलप कर सकता है, चाहे आप बिजनेस में हो, करियर में ग्रोथ चाहते हो या पर्सनल लाइफ में बोल्ड डिसीजंस लेना चाहते हो। रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन सही रिस्क लेना और बेवजह का रिस्क लेना दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। ये किताब उन लोगों के लिए है जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हैं, चाहे वे उद्यमी हो, पेशेवर हो, कलाकार हो या कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहता हो। ये जोखिम को न केवल खतरे के रूप में बल्कि अवसर के रूप में देखने की प्रेरणा देती है। दोस्तों, कभी कभी सबसे खतरनाक जगह गुफा की गहराई नहीं होती, बल्कि किसी के दिल के अंदर होती है। बारिश की बूंदें टीन की छत पर गिर रही हैं। एक आदमी बरामदे में बैठा है, हाथ में एक पुरानी तस्वीर। उसकी आंखों में वो डर है जो किसी भी समुद्री तूफान से बड़ा है। ये है डॉक्टर रिचर्ड हैरिस, एक ऐसा नाम जो मौत के मुंह में उतरने से भी नहीं डरता। लेकिन आज वो एक ऐसे रिस्क के सामने है जो उसकी हिम्मत को अंदर से तोड़ सकता है। ये सिर्फ एडवेंचर की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस पल की जब आपको अपने दिल की दीवारें तोड़नी पड़ती है, क्योंकि दी आर्ट ऑफ रिस्क में असली खतरा बाहर नहीं, भीतर होता है। एक ठंडी, नम हवा गुफा के भीतर से बाहर की ओर बह रही थी। बाहर थाईलैंड के जंगल में बारिश लगातार बरस रही थी। बादलों के बीच बिजली चमक रही थी और दूर कहीं गड़गड़ाहट की आवाज गूंज रही थी। उस छोटे से प्रवेश द्वार के पास दर्जनों लोग खड़े थे, कुछ सैनिक, कुछ पत्रकार और कुछ परिवारजन जिनके चेहरों पर सिर्फ एक ही सवाल लिखा था, क्या हमारे बच्चे जिंदा हैं? भीड़ के बीच से एक मध्यम कद का आदमी, जिसकी आंखों में गहरी स्थिरता और चेहरे पर अजीब सी शांति थी, धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके हाथ में गोताखोरी का भारी भरकम हेलमेट था और पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर का बोझ। ये था डॉक्टर रिचर्ड हैरिस, एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, अंडर वाटर केव डाइवर और वह इंसान जिसे आने वाले कुछ दिनों में दुनिया एक हीरो के रूप में जानने वाली थी। लेकिन उस पल वो खुद को हीरो नहीं मान रहा था। वह सिर्फ जानता था कि इस मिशन में जरा सी गलती का मतलब मौत है, उसकी या उन बच्चों की जो गुफा के अंधेरे में फंसे हुए थे। बरसों पहले एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया के एक शांत उपनगर में एक छोटे लड़के ने पहली बार जोखिम की ताकत को महसूस किया था। रिचर्ड सिर्फ 12 साल का था जब एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ एक पुरानी सुनसान खदान के पास खेलने गया। बाकी बच्चे सतह पर ही रुक गए, लेकिन रिचर्ड की जिज्ञासा ने उसे अंदर झांकने पर मजबूर कर दिया। अंदर का माहौल ठंडा, सीलन भरा और अजीब सा शांत था। उसके कदमों की आवाज पत्थरों से टकराकर गूंज रही थी। एक मोड़ पर पहुंचते ही उसने नीचे एक गहरा गड्ढा देखा और बिना सोचे समझे उसमें उतरने लगा। हर कदम के साथ अंधेरा और बढ़ता गया और उसकी धड़कन तेज होती गई। वो सिर्फ 20 फीट ही नीचे गया था जब अचानक ऊपर से पत्थर खिसकने लगे। एक पल को ऐसा लगा जैसे रास्ता बंद हो जाएगा। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसके कानों में सिर्फ वही सुनाई दे रहा था। उसी समय उसके दिमाग में एक सवाल गूंजा, क्या ये वही पल है जब मैं मर जाऊंगा? उसने पूरी ताकत से ऊपर की ओर छलांग लगाई, उंगलियों से खुरदरे पत्थरों को पकड़ते हुए खुद को बाहर खींचा। बाहर निकलते ही सूरज की रोशनी ने उसकी आंखों को चुभा दिया, लेकिन उसी रोशनी के साथ उसे एक नया एहसास हुआ, मौत कितनी करीब थी और जिंदगी कितनी कीमती। यही पहला मौका था जब उसने समझा कि जोखिम सिर्फ खतरा नहीं होता, ये एक शिक्षक भी होता है।
ये डर की गहराई में जाकर आपको दिखाता है कि आप सच में कौन हैं। साल बीतते गए और रिचर्ड का ये डर और आकर्षण का रिश्ता और गहरा होता गया। स्कूल खत्म होने के बाद उसने मेडिकल की पढ़ाई शुरू की, लेकिन किताबों और लेक्चर्स के बीच भी उसका मन हमेशा उन अंधेरी रहस्यमयी जगहों की ओर खिंचता रहा जहां ज्यादातर लोग जाने से डरते हैं। इसी खिंचाव ने उसे स्कूबा डाइविंग और फिर केव डाइविंग की दुनिया में ला खड़ा किया। वह जगह जहां रोशनी खत्म होती है और सिर्फ आपका प्रशिक्षण, आपका दिमाग और आपकी हिम्मत आपको आगे बढ़ाती है। केव डाइविंग सिर्फ पानी के नीचे तैरना नहीं है, ये आपके शरीर और दिमाग की अंतिम परीक्षा है। पानी का दबाव, ऑक्सीजन की सीमित मात्रा और हर दिशा में फैला अंधेरा, ये सब मिलकर आपको आपके अस्तित्व के सबसे नंगे रूप में ले आते हैं। रिचर्ड के लिए ये एक तरह से ध्यान था, हर सांस गिनी चुनी, हर हरकत सोच समझकर और हर पल मौत की संभावना के साथ। एक दिन एक पुराने दोस्त ने उसे फोन किया। रिच, क्या तुमने खबर सुनी? कौन सी खबर? थाईलैंड में कुछ बच्चे गुफा में फंस गए हैं। पानी भर गया है और उन्हें बाहर निकालना लगभग नामुमकिन है। रिचर्ड ने कुछ पल के लिए चुप्पी साध ली। गुफा बचाव मिशन सबसे खतरनाक ऑपरेशनों में से एक होते हैं और अगर पानी गंदा और तेज बहाव वाला हो तो जोखिम कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन उसके अंदर का डाइवर और डॉक्टर दोनों एक साथ जाग उठे। कुछ ही समय बाद वो थाईलैंड के उस छोटे से गांव में पहुंचा। चारों ओर मीडिया के कैमरे, सैनिकों की हलचल और स्थानीय लोग प्रार्थनाएं कर रहे थे। वो जानता था कि यहाँ किसी फिल्म जैसा नाटकीय बचाव नहीं होगा, ये असली जिंदगी है और असली जिंदगी में गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं होती। गुफा का प्रवेश द्वार संकरा था और अंदर जाने का रास्ता कीचड़, पत्थरों और बर्फ जैसे ठंडे पानी से भरा हुआ था। अंदर अंधेरा ऐसा था मानो दुनिया का अंत हो चुका हो। पानी में हल्की सी भी हलचल से मिट्टी उठ जाती और सामने का रास्ता पूरी तरह गायब हो जाता। रिचर्ड ने अपने उपकरण चेक किए, ऑक्सीजन स्तर, मास्क की सील, रस्सियों का बंधन, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था उसका दिमाग शांत रहना। उसने खुद से कहा, डर मत, इसे एक मिशन की तरह देखो। पहला कदम अंदर रखते ही पानी ने उसके शरीर को घेर लिया। ठंड इतनी थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। उसने हेडलैम्प ऑन किया, लेकिन रोशनी सिर्फ कुछ फीट तक ही जा पा रही थी, बाकी सब गहरा काला था। उसके मन में बार बार वही सवाल उठ रहा था, क्या मैं समय पर पहुंच पाऊंगा? घंटों की डाइव के बाद वो आखिरकार उस चैम्बर तक पहुंचा जहां बच्चे और उनका कोच बैठे थे। वह दृश्य हमेशा के लिए उसकी यादों में दर्ज हो गया। कमजोर, थके हुए चेहरे, लेकिन आंखों में उम्मीद की चमक। वह जानता था कि ये सिर्फ आधी जीत है, असली चुनौती उन्हें जिंदा बाहर लाना है और इसके लिए हर सेकंड गिना चुना है। बाहर लौटते समय पानी का बहाव और तेज हो गया था। एक मोड़ पर रस्सी में उलझन आ गई। उसका दिल धड़कना भूल गया। पानी में दिशा का कोई अंदाजा नहीं था और ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उस क्षण उसे बचपन का वह दिन याद आया जब वो खदान में फंस गया था और कैसे उसने मौत की छाया से बाहर निकलने की कसम खाई थी। उसने गहरी सांस ली, दिमाग को शांत किया और धीरे धीरे उलझन सुलझाने लगा। कुछ मिनट बाद रास्ता साफ हुआ और वह ऊपर की ओर बढ़ा। बाहर निकलते ही बारिश का पानी उसके चेहरे पर गिरा और उसने ऊपर आसमान की ओर देखा। ये सिर्फ एक बचाव मिशन नहीं था, ये उसकी पूरी जिंदगी के सीखे हुए हर सबक का इम्तिहान था। उस रात वह गुफा के पास एक टेंट में बैठा, हाथ में चाय का कप लिए सोच रहा था, रिस्क क्या है? क्या यह सिर्फ खतरे का दूसरा नाम है या ये वह पुल है जो हमें हमारी सीमाओं से आगे ले जाता है? रिचर्ड जानता था कि अगली सुबह फिर से गुफा में उतरना है। डर अब भी था, लेकिन अब वो उसका दुश्मन नहीं था, वो उसका साथी बन चुका था, जो उसे याद दिलाता था कि जिंदगी तभी असली लगती है जब हम जोखिम उठाते हैं। गुफा के अंदर की हवा भारी थी, जैसे किसी ने उसके सीने पर अदृश्य पत्थर रख दिया हो। पानी की गंध, कीचड़ की ठंडी नमी और टॉर्च की टिमटिमाती रोशनी
सब मिलकर माहौल को और भी भयावह बना रहे थे। रिचर्ड हैरिस वही खड़े थे, पानी के किनारे, और अपने हाथों में डाइविंग मास्क को देख रहे थे। बाहर से देखने पर यह बस एक और गोता था, लेकिन उनके दिमाग में यह हजारों विचारों का मेला था। रिस्क सिर्फ वह पानी नहीं था जिसमें वह उतरने वाले थे, रिस्क था वह खेल जो उनका दिमाग उनके साथ खेल रहा था। उन्होंने मन ही मन खुद से कहा, डर को समझो, दबाओ मत। ये वाक्य उन्होंने अपनी मेडिकल ट्रेनिंग के दौरान सीखा था, जब एक बार एक मरीज को मौत के मुहाने से वापस लाना पड़ा था। तब उन्हें एहसास हुआ था कि असली चुनौती परिस्थिति नहीं, बल्कि वह पैनिक है जो आपके अंदर जन्म लेता है। वह एक पल के लिए आंखें बंद करते हैं और अपने बचपन के दिनों में लौट जाते हैं। उन्हें याद है कैसे 12 साल की उम्र में वह पहली बार एक गहरे तालाब में कूदे थे। उस वक्त उनके दोस्तों ने हंसी में कहा था, जाओ, डरपोक मत बनो। और जैसे ही वो पानी में उतरे, उनका शरीर सिहर उठा, उनका दिल जोर से धड़क रहा था, सांसें अनियंत्रित हो गई थी और आंखों के सामने बस अंधेरा था। उस दिन उन्होंने पहली बार महसूस किया था कि डर आपके शरीर पर कब्जा कर लेता है, जैसे वह आपका मालिक हो। अब सालों बाद वह जानते थे कि डर को हराने का तरीका उसे मिटाना नहीं, बल्कि उसे दिशा देना है। उन्होंने अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन किया था कि खतरे के बीच भी तर्कशील बने रह सकें। यही वह चीज थी जो असाधारण लोगों को अलग बनाती थी। वे अपने डर को दबाते नहीं, बल्कि उसके साथ नाचना सीखते हैं। रिचर्ड हैरिस ने अपने रिस्क साइकोलॉजी के सफर में कई ऐसे लोगों से मुलाकात की थी जो खतरनाक काम करते थे। फ्री सोलो क्लाइंबर, डीप सी डाइवर्स, रेस कार ड्राइवर्स। उन्होंने गौर किया था कि इन सब में एक समान चीज थी, इनका दिमाग खतरे के बीच भी स्थिर रहता था। जहां आम इंसान के हाथ पसीजने लगते हैं, उनका ध्यान और तेज हो जाता है। ये कोई जन्मजात वरदान नहीं था, बल्कि वर्षों की प्रैक्टिस और मस्तिष्क की रीप्रोग्रामिंग का परिणाम था। एक बार उन्होंने एलेक्स हॉनल्ड, दुनिया के सबसे मशहूर फ्री सोलो क्लाइंबर, से बातचीत की थी। एलेक्स ने उनसे कहा था, मैं डरता हूँ, लेकिन मेरा दिमाग खतरे को खतरे की तरह नहीं देखता, बल्कि एक गणित की समस्या की तरह देखता है। मैं उसे हल करने पर फोकस करता हूँ, न कि उससे बचने पर। ये बात रिचर्ड के दिल में उतर गई थी। उन्होंने सोचा, शायद यही कारण है कि कुछ लोग रिस्क में फलते फूलते हैं, जबकि बाकी लोग उसमें डूब जाते हैं। थाईलैंड गुफा बचाव की तैयारी के दौरान भी यही मानसिक खेल सबसे बड़ा हथियार था। पानी का तापमान गिर रहा था, ऑक्सीजन का स्तर कम था और बाहर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। टीम के कई सदस्य शारीरिक रूप से फिट थे, लेकिन मानसिक रूप से ये युद्ध कठिन था। कई बार सबसे मजबूत शरीर भी सबसे कमजोर दिमाग से हार जाता है। एक रात रिचर्ड अपने छोटे टेंट में बैठे थे। बाहर कीचड़ की बूंदें टपक रही थी। उन्होंने अपने नोटबुक में लिखा, डर तुम्हें मार सकता है, लेकिन उससे पहले वह तुम्हें सोचने की क्षमता से वंचित कर देता है। उन्होंने खुद को याद दिलाया कि यहाँ हर गोता सिर्फ पानी में नहीं, बल्कि दिमाग के भीतर भी है। डाइविंग मिशन शुरू होने से ठीक पहले एक नए सदस्य ने उनसे कहा, डॉक्टर, अगर वहाँ अंदर मैं घबरा गया तो? रिचर्ड ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुम घबराओगे ही। फर्क ये है कि तुम उस घबराहट के साथ क्या करते हो। अगर तुम उसे अपना मालिक बनने दोगे, तो वह तुम्हें खत्म कर देगा। अगर तुम उसे अपने साथी की तरह इस्तेमाल करोगे, तो वही तुम्हें बचाएगा। ये बात उस युवक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान ले आई। शायद उसने समझ लिया था कि रिस्क की असली लड़ाई बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि आपकी खोपड़ी के अंदर होती है। जब वो पानी में उतरे, तो रिचर्ड को लगा जैसे उनका दिमाग किसी और मोड में चला गया हो। आवाजें धीमी पड़ गईं, सांस की आवाज तेज हो गई और हर मूवमेंट सोच समझकर हो रहा था। यही वह जोन था जिसे रिस्क लेने वाले लोग जानते हैं, जहां डर और ध्यान का अद्भुत संतुलन होता है। गुफा के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी सिर्फ कुछ फीट तक जाती थी, बाकी सब काला, ठंडा और अनंत जैसा था। यही वो जगह थी जहां दिमाग आपको बार बार कहता है, वापस मुड़ जाओ,
लेकिन रिस्क लेने की कला ये सिखाती है कि जब तक आप पूरी तरह हार नहीं मानते, वापसी का कोई मतलब नहीं है। रिचर्ड जानते थे कि हर सेकंड मायने रखता है। पानी के भीतर उनका ऑक्सीजन स्तर घट रहा था, लेकिन उनका दिमाग शांत था। उन्होंने महसूस किया कि डर अब दुश्मन नहीं, बल्कि एक गाइड बन चुका था। उन्हें चेतावनी दे रहा था, फोकस बनाए रख रहा था और उन्हें सही निर्णय लेने में मदद कर रहा था। जैसे ही वह एक संकरे सुरंग से गुजरे, उन्होंने सोचा, यही है जोखिम की असली कला। खतरे को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे दिशा दी जा सकती है। डर से भागो मत, उसे अपने साथ ले चलो। बारिश अब रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रात और दिन का फर्क मिट चुका था। आसमान पर बादलों की इतनी मोटी परत थी कि सूरज की कोई किरण जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। जंगल में हर पत्ती, हर शाख और हर पत्थर भीगी हुई ठंड में सांस ले रहा था। दूर कहीं नदी का बहाव गुफा के रास्तों को और भी खतरनाक बना रहा था। कैंप का माहौल भारी था। किसी ने तेज आवाज में बात नहीं की, कोई जोर से नहीं हंसा। सबके चेहरे पर एक अदृश्य दबाव था, जैसे हर कोई जानता हो कि कल उनके सामने कुछ ऐसा आने वाला है जो जिंदगी और मौत के बीच की सबसे पतली रेखा पर ले जाएगा। रिचर्ड हैरिस लकड़ी की एक पुरानी बेंच पर बैठे थे। उनके सामने मेज पर फैला गुफा का नक्शा मानो किसी भूल भुलैया की तरह उन्हें घूर रहा था। नक्शे पर पतली पतली काली रेखाएं, लाल निशान और गहरे नीले दाग, सब अपनी अपनी जगह मौत के जाल की तरह नजर आ रहे थे। उनकी आंखें उन रेखाओं पर घूम रही थी, लेकिन उनका दिमाग सालों पीछे की यादों में चला गया था, जब उन्होंने पहली बार एक अंधेरी गुफा में डाइव किया था और सोचा था कि ये सिर्फ रोमांच है। उस समय उन्हें नहीं पता था कि असली लड़ाई आपके फेफड़ों में नहीं, बल्कि आपके दिमाग में होती है। अचानक एक आवाज ने उनकी सोच तोड़ दी। डॉक्टर, इस हिस्से में पानी का लेवल कल से ज्यादा हो गया है। ये जेम्स था, टीम का सबसे अनुभवी डाइवर, जो अपनी शांत प्रवृत्ति और ठोस फैसलों के लिए जाना जाता था। रिचर्ड ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। हाँ, और इसका मतलब है कि हमारे पास गलती की गुंजाइश और भी कम हो गई है। मेज के चारों ओर पूरी टीम जमा हो चुकी थी। हर किसी के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। कोई सतर्क था, कोई डर को छुपा रहा था और कुछ ऐसे थे जिनकी आंखों में हल्की सी उत्सुकता चमक रही थी। रिचर्ड ने गहरी सांस ली और धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में बोला, ये मिशन कोई फिल्मी रोमांच नहीं है। यहाँ हर सेकंड मायने रखता है। एक गलत फैसला, एक गलत हरकत और आप गुफा का हिस्सा बन जाएंगे, हमेशा के लिए। कमरे में एक सन्नाटा फैल गया। सब जानते थे कि वह मजाक नहीं कर रहे थे। उन्होंने लाल मार्कर उठाया और नक्शे पर चिन्ह लगाने लगे। यहाँ उन्होंने एक तंग सुरंग पर निशान लगाया। ये सबसे खतरनाक हिस्सा है। पानी का दबाव यहाँ दुगना है। अगर आपका मन डगमगाया तो आप सांस लेने के लिए सतह की तरफ भागना चाहेंगे, लेकिन सतह कहीं नहीं होगी। उन्होंने अगला निशान लगाया। यहाँ ऑक्सीजन का लेवल गिर जाता है। एक गलती और आप बेहोश हो सकते हैं, बिना किसी चेतावनी के। और फिर उन्होंने एक तीसरा निशान लगाया। यहाँ अंधेरा इतना घना है कि आपका टॉर्च भी हार मान लेगा। यहाँ सिर्फ आपका दिमाग ही आपको बचा सकता है। टीम चुपचाप सुन रही थी। फिर रिचर्ड ने मेज से हटकर सभी के बीच खड़े होकर कहा, सबसे बड़ा खतरा गुफा नहीं है, सबसे बड़ा खतरा आप खुद है। आपका डर, आपकी घबराहट, आपकी जल्दी में किए गए फैसले, ये सब आपको मार सकते हैं। उन्होंने सभी से अपनी आंखें बंद करने को कहा। कल्पना करो, तुम पानी के अंदर हो। चारों ओर सिर्फ अंधेरा है। तुम्हारे कानों में सिर्फ तुम्हारी सांसों की आवाज है, जो अब तेज और भारी हो रही है। अचानक तुम्हारा फिन किसी चट्टान में फंस जाता है। तुम्हारा दिल तेज धड़कने लगता है, सांसें छोटी हो जाती है। अब तुम क्या करोगे? कुछ ने धीमे स्वर में कहा, मैं जोर लगाकर फिन निकालूंगा। कुछ ने कहा, मैं पैनिक हो जाऊंगा। रिचर्ड ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन वह मुस्कान राहत देने वाली नहीं थी, वह चेतावनी देने वाली थी। गलत जवाब नहीं होते, लेकिन सही प्रतिक्रिया होती है।
घबराहट आपकी ऑक्सीजन खा जाएगी और जब ऑक्सीजन खत्म होगी तो खेल खत्म होगा। सोचो, रुको, स्थिति को समझो और फिर कदम उठाओ। यही है रिस्क की असली कला। लेकिन ये सिर्फ बातों तक सीमित नहीं था। असली टेस्ट अभी बाकी था। बाहर एक बड़ा पानी का टैंक था जिसे खासतौर पर ट्रेनिंग के लिए तैयार किया गया था। टैंक इतना गहरा था कि नीचे पहुंचने के बाद आपको ऊपर का रास्ता याद रखना मुश्किल हो जाता। उस पर से उसे काले प्लास्टिक से ढक दिया गया था ताकि अंदर बिल्कुल अंधेरा हो। पहले मैट अंदर गए। वो अनुभवी थे, लेकिन टैंक के बीच में पहुंचते ही उनके हाथों में हल्की कंपन आ गई। बाद में उन्होंने स्वीकार किया, अंधेरे ने मुझे पकड़ लिया था, जैसे मैं भूल गया था कि ऊपर कैसे जाना है। रिचर्ड ने उनकी आंखों में देखा और कहा, यही कारण है कि हम यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं। अंधेरा आपका दुश्मन नहीं, बल्कि आपका भ्रम है। इसे हराओ और गुफा भी तुम्हारे आगे झुक जाएगी। रात होते होते बारिश और तेज हो गई। टेंट के ऊपर से पानी टपकने लगा। बाहर मेंढकों की आवाजें और पत्तों पर गिरती बूंदों की टनटनाहट माहौल को और भारी कर रही थी। लेकिन अंदर सन्नाटा। सब अपने अपने गियर को चेक कर रहे थे। मन ही मन कल की डाइव को लेकर रणनीतियां बना रहे थे। रिचर्ड अपने टेंट में अकेले बैठे थे। उनके सामने उनका डाइविंग गियर रखा था, जिसे वो बार बार जांच रहे थे। हर स्ट्रैप, हर वाल्व, हर सिलेंडर, हर नली। ये सिर्फ तकनीकी जांच नहीं थी, ये उनका खुद से किया गया वादा था कि कल जब वो पानी में उतरेंगे तो हर चीज उनके नियंत्रण में होगी। उन्होंने खुद से फुसफुसाकर कहा, कल ये गुफा मुझे परखेगी, लेकिन मैंने रिस्क को दुश्मन नहीं बल्कि एक भाषा की तरह सीखा है, और कल मैं उसी भाषा में जवाब दूंगा। सोने से पहले उन्होंने अपनी नोटबुक में सिर्फ 3 शब्द लिखे, काम इज पावर। और सुबह सूरज की पहली किरण भी जंगल में नहीं पहुंची थी, लेकिन मिशन शुरू हो चुका था। सुबह का वक्त था, लेकिन जंगल में अब भी अंधेरा पसरा हुआ था। रात भर हुई बारिश ने मिट्टी को मुलायम और फिसलन भरा बना दिया था। हर तरफ एक हल्की धुंध तैर रही थी, जैसे प्रकृति खुद इस मिशन के चारों ओर एक रहस्य का पर्दा डाल रही हो। टीम के सभी सदस्य तैयार खड़े थे, वेटसूट पहने, ऑक्सीजन सिलेंडर पीठ पर बंधे, मास्क गले में लटके हुए। किसी ने ज्यादा बात नहीं की, बस गियर की हल्की खटखट और पानी की बूंदों की टपटप की आवाजें माहौल को भर रही थी। रिचर्ड हैरिस आगे खड़े थे। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, लेकिन उनकी आंखों में वह ठहराव था जो सिर्फ उन लोगों में आता है जो खतरे को 1000 बार देख चुके हों। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, हर सदस्य को एक एक पल देखा, जैसे वो आंखों से ही कह रहे हों, मैं यहाँ हूँ और जब तक मैं हूँ तुम अकेले नहीं हो। गुफा का मुंह सामने था, एक काला ठंडा दरवाजा जो धरती के भीतर जाने का निमंत्रण दे रहा था, लेकिन ऐसा निमंत्रण जिसे स्वीकार करने के लिए हिम्मत से ज्यादा आत्मसंयम चाहिए। पानी का सतह बिल्कुल शांत था, जैसे वह अपने भीतर के तूफान को छुपा रहा हो। रेडी? रिचर्ड की आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। सभी ने सिर हिलाया। पहला कदम पानी में रखते ही ठंड ने जैसे शरीर को काट लिया। पानी की सर्दी हड्डियों तक उतर रही थी, लेकिन 1 मिनट बाद शरीर ने मानो हार मान ली और मन ने नियंत्रण संभाल लिया। एक एक कर सबने डाइव लगाई। ऊपर का प्रकाश तेजी से पीछे छूटने लगा और पानी की ठंडक चारों तरफ फैलने लगी। गुफा के भीतर जाते ही प्रकाश का अस्तित्व खत्म हो गया। अब बस टॉर्च की पतली सी किरणें थीं, जो पानी के भीतर के रहस्यों को काटते हुए आगे बढ़ रही थी। पहला मोड़ आया, एक तंग सुरंग, जहां एक समय में सिर्फ एक डाइवर ही गुजर सकता था। यहाँ पानी का दबाव पहले से 2 गुना था। सांसों की आवाज अब और भारी लगने लगी। रिचर्ड सबसे आगे थे। उन्होंने धीमी गति से फिन चलाते हुए सुरंग पार की। बार बार अपने पीछे देख रहे थे कि बाकी सब सही से आ रहे हैं या नहीं। सुरंग के बाद एक खुला कक्ष आया, लेकिन वहाँ की दृश्यता लगभग शून्य थी। मिट्टी और रेत पानी में तैर रही थी। जरा सी हलचल से सब और धुंधला हो जाता।
रिचर्ड ने हाथ का इशारा किया। रुको, शांत रहो। टीम ने धीरे धीरे अपने मूवमेंट को रोका ताकि पानी में और गंदगी न फैले। लेकिन तभी एक हल्की सी कंपन महसूस हुई। किसी ने अपने फिन से चट्टान को छू दिया था और अचानक चारों तरफ रेत और कीचड़ का तूफान उठ गया। टॉर्च की किरणें बेमानी हो गई। सिर्फ पानी का एक गाढ़ा धुंधला अंधेरा बाकी था। यही वह पल था जहां पैनिक होना सबसे आसान था। दिल की धड़कन तेज, सांसें छोटी और दिमाग में सिर्फ एक ख्याल, मैं कुछ नहीं देख पा रहा, मैं कहाँ हूँ। रिचर्ड ने तुरंत अपने हाथ को पानी में आगे बढ़ाकर उस डाइवर का कंधा पकड़ा। उन्होंने एक हल्का दबाव डाला जो संकेत था, रुको, मैं हूँ यहाँ। उन्होंने अपने बाएं हाथ से रस्सी पकड़ी, वह गाइडलाइन जो गुफा के रास्ते को चिन्हित कर रही थी। यही वो धागा था जो उन्हें बाहर की दुनिया से जोड़ता था। धीरे धीरे सांसों को स्थिर रखते हुए वह टीम को फिर से रास्ते पर ले आए। आगे का हिस्सा और खतरनाक था। एक ऐसा मोड़ जहां छत इतनी नीची थी कि सिलेंडर कई बार ऊपर की चट्टान से टकरा सकता था। हर टकराव के साथ आवाज गूंजती थी और मन में एक हल्की बेचैनी पैदा करती थी। लेकिन रिचर्ड का फोकस अटूट था। वह सिर्फ एक चीज पर ध्यान दे रहे थे, हर इंसान को सुरक्षित आगे बढ़ाना है। करीब 30 मिनट के भीतर वे एक और बड़े कक्ष में पहुँचे। ये वो जगह थी जहां पहली बार फंसे बच्चों को देखा जाना था। लेकिन अभी वहां सिर्फ पानी था और चारों ओर खामोशी। टीम ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये तो बस शुरुआत थी। रिचर्ड ने अपने मास्क के भीतर ही खुद से कहा, ये गुफा हमें परख रही है और मैं तैयार हूँ। उन्होंने हाथ से इशारा किया, आगे बढ़ते हैं, और वे फिर अंधेरे में गायब हो गए। दोस्तों, अब मैं आपको उस हिस्से में ले चलता हूँ जहाँ रिचर्ड और उनकी टीम ने पहली बार उन फंसे हुए बच्चों को देखा। पानी के भीतर सांसों की गूंज और बुलबुलों का धीमा शोर अब एक तरह का बैकग्राउंड बन चुका था। रिचर्ड के कान अब इस आवाज के इतने आदी हो चुके थे कि यह उनके लिए गुफा की धड़कन जैसी लगने लगी थी। लेकिन आज ये धड़कन थोड़ी तेज थी, क्योंकि उन्हें एहसास था कि अब वे उस मोड़ के पास पहुंच रहे हैं जिसके आगे शायद कोई चमत्कार या कोई दिल दहला देने वाला सच उनका इंतजार कर रहा था। गुफा की सुरंग अब पहले से भी ज्यादा संकरी हो गई थी। गाइडलाइन उनके दाहिने हाथ में कसकर पकड़ी थी। पानी की ठंड अब मांसपेशियों में चुभने लगी थी, लेकिन डर और उम्मीद का मिश्रण ऐसा था कि शरीर की सारी थकान दब गई थी। टॉर्च की किरण आगे बढ़ रही थी, लेकिन अचानक ऐसा लगा जैसे पानी में कोई हल्की सी हलचल हुई हो। रिचर्ड ने तुरंत हाथ उठाकर इशारा किया, रुको। पूरी टीम एकदम रुक गई। सबकी सांसें थोड़ी तेज हो गई थी, जैसे हर कोई अपने दिमाग में वही सवाल दोहरा रहा हो, क्या हमने कुछ देखा? रिचर्ड ने धीरे से टॉर्च की रोशनी उस दिशा में घुमाई। पहले कुछ भी साफ नहीं दिखा, बस गंदले पानी की दीवार। लेकिन फिर जैसे कोई पर्दा धीरे धीरे हटाया गया हो, वहाँ एक धुंधला सा आकार उभरा, और फिर 2 आँखें, वो बड़ी बड़ी डरी हुई लेकिन उम्मीद से भरी आँखें जो अंधेरे में चमक रही थी। उनके ठीक पीछे और भी चेहरे, छोटे छोटे बच्चे गंदे कपड़ों में, शरीर पानी से भीगे हुए और होठों पर ठंड के कारण हल्की सी नीली झिलमिलाहट। रिचर्ड का दिल धक से रह गया। ये कोई सपना नहीं था, ये वही बच्चे थे जिनके बारे में दुनिया ऊपर चिंतित बैठी थी। टॉर्च की रोशनी उन पर पड़ते ही बच्चों के चेहरों पर हल्की सी चमक आई। उनमें से एक ने हल्के से हाथ हिलाया, जैसे वो कह रहा हो, आप आ गए। ये इतना मासूम इशारा था कि पानी की ठंड भी उस पल की गर्माहट को छू नहीं पाई। रिचर्ड धीरे धीरे उनके करीब गए। उनके पीछे का पानी इतना शांत था कि सिर्फ उनकी सांसों का बुलबुला सुनाई दे रहा था। उन्होंने मास्क के पीछे से ही एक धीमी मुस्कान दी और हाथ से ओके का संकेत बनाया। बच्चों में से कुछ ने भी वैसा ही इशारा किया, लेकिन उनकी उंगलियों में काम स्पष्ट था। उन्होंने जल्दी से चारों ओर नजर डाली। ये जगह गुफा के अंदर एक छोटा सा सूखा हिस्सा था, जहाँ बच्चे मुश्किल से टिके हुए थे।
ऊपर की चट्टान से पानी टपक रहा था और फर्श पर कीचड़ था। यहाँ सांस लेने के लिए थोड़ी हवा थी, लेकिन वह भी बासी और भारी लग रही थी। रिचर्ड ने अपने मन में सोचा, हमें इन्हें यहाँ से निकालना होगा, लेकिन अभी ये आसान नहीं होगा। उन्होंने बच्चों से इशारों में पूछा, सब ठीक हो? एक दो ने सिर हिलाया, लेकिन ज्यादातर के चेहरे पर डर और थकान साफ झलक रही थी। अचानक पीछे से एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। रिचर्ड ने मुड़कर देखा। सबसे छोटे लड़के ने, जो मुश्किल से 9 से 10 साल का होगा, अपने दोस्त को कुछ फुसफुसाया था और दोनों मुस्कुरा रहे थे। उस पल रिचर्ड को एहसास हुआ, ये बच्चे अभी भी जिंदा हैं, सिर्फ सांस लेने से नहीं बल्कि उम्मीद के कारण। उन्होंने बच्चों को शांत रहने और हिम्मत रखने का इशारा किया। फिर उन्होंने अपने बैग से कुछ एनर्जी जेल पैकेट और पानी निकाला और उन्हें बांटना शुरू किया। बच्चों के हाथ इतने ठंडे थे कि पैकेट पकड़ते ही उनकी उंगलियां हल्की सी सख्त हो गईं। बाहर निकलने का रास्ता अभी लंबा और खतरनाक था, लेकिन उस पल रिचर्ड जान गए कि वो जो भी करना पड़ेगा, इन बच्चों को सुरक्षित बाहर ले जाएंगे। उनकी आंखें फिर से उन आंखों से मिली जो सबसे पहले उन्हें पानी में दिखाई दी थी। उस बच्चे ने हल्के से मुस्कुराया, वही मुस्कान जो किसी योद्धा की ढाल से भी ज्यादा मजबूत होती है। रिचर्ड ने अपने मन में कहा, तुम लोगों को मैं यहाँ से जिंदा बाहर ले जाऊंगा, चाहे जो हो। और इसी संकल्प के साथ उन्होंने टीम को इशारा किया। अब मिशन की असली शुरुआत हो चुकी थी। दोस्तों, अब हम उस हिस्से पर चलते हैं जहां बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालने का मिशन सच में शुरू होता है। वो पल जहां हर सेकंड, हर सांस और हर छोटी सी गलती किसी की जान ले सकती थी। गुफा के उस छोटे से सूखे हिस्से में जहां बच्चे दुबके हुए थे, हवा भारी और गीली थी। बाहर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और पानी का बहाव हर घंटे तेज होता जा रहा था। रिचर्ड और उनकी टीम जानती थी, समय उनके खिलाफ था। टीम के बाकी गोताखोर पीछे से गाइडलाइन और सिलेंडर पहुंचा रहे थे, लेकिन इस मिशन का असली डर ये था कि बच्चों ने पहले कभी पानी के अंदर सांस लेने वाला मास्क नहीं पहना था। यहाँ तक कि उनमें से कुछ को तैरना भी नहीं आता था। एक पल के लिए रिचर्ड के मन में ख्याल आया, क्या हम सच में ये कर पाएंगे? लेकिन उन्होंने तुरंत उस विचार को दबा दिया। यहाँ डर के लिए जगह नहीं थी, सिर्फ फोकस के लिए। पहला कदम था बच्चों को शांत करना। रिचर्ड उनके सामने बैठ गए, मास्क उतारा और इशारों में समझाने लगे कि उन्हें कैसे सांस लेनी है। उन्होंने खुद मास्क पहनकर गहरी सांस लेते हुए दिखाया। बुलबुले धीरे धीरे ऊपर उठते, फिर गायब हो जाते। कुछ बच्चों की आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन रिचर्ड ने उनकी आंखों में देखकर सिर हिलाया, जैसे कह रहे हों, मैं यहाँ हूँ और मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगा। पहला बच्चा चुना गया, सबसे कमजोर, ताकि बाहर जाते समय उसकी जान पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा सके। उसके चेहरे पर घबराहट थी, हाथ पसीने से भीगे थे, लेकिन रिचर्ड ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रेडी? उन्होंने मास्क के पीछे से होठों को हिलाकर कहा। बच्चे ने हल्के से सिर हिला दिया। बच्चे को मास्क पहनाया गया, फिर ऑक्सीजन रेगुलेटर से जोड़ दिया गया। रिचर्ड ने उसके सिर पर हल्के से थपकी दी, एक इशारा कि सब ठीक है। फिर उन्होंने बच्चे को अपने सामने रखा, उसके शरीर को एक विशेष स्ट्रैप से अपनी बेल्ट से बांधा ताकि वह रास्ते में बहाव में न खो जाए। जैसे ही वे पानी में उतरे, ठंड ने शरीर को सुन्न कर दिया। टॉर्च की रोशनी केवल कुछ फीट आगे तक जा रही थी और बाकी सब कुछ एक अंतहीन अंधेरे में डूबा था। रिचर्ड ने हर कदम बेहद सावधानी से बढ़ाया। गुफा की दीवार से टकराना, गाइडलाइन छोड़ना या मास्क में पानी घुसना, इनमें से कोई भी गलती घातक हो सकती थी। पानी के अंदर समय अलग तरह से चलता है, सांस लेने की आवाज गूंजती रहती है और दिल की धड़कन हर सेकंड ये याद दिलाती है कि सिलेंडर में ऑक्सीजन सीमित है। रिचर्ड बच्चे के सिर को अपने सीने से सटाए हुए थे ताकि वो पूरी तरह सुरक्षित रहे, लेकिन उन्हें महसूस हो रहा था कि बच्चे की सांसें तेज हो रही है। उन्होंने तुरंत उसका हाथ हल्के से दबाया, एक इशारा,
सब ठीक है, धीरे सांस लो। गुफा का एक संकरा मोड़ आता है, इतना तंग कि सिलेंडर दीवार से रगड़ खा रहा था। रिचर्ड ने धीरे धीरे अपना शरीर घुमाकर उसे पार किया, बच्चे को अपने पीछे ढाल की तरह रखते हुए। उनकी उंगलियां गाइडलाइन पर कसकर जमी थीं। ये धागा ही उनका रास्ता था। करीब 20 मिनट बाद वे आखिरकार गुफा के पहले चैम्बर तक पहुँचे, जहाँ थोड़ा सा सूखा हिस्सा था और बाकी गोताखोर इंतजार कर रहे थे। बच्चे को वहाँ सुरक्षित पहुँचाते ही मास्क हटाया गया। उसने जोर जोर से सांस ली, फिर आंखें बंद करके जमीन पर लेट गया। रिचर्ड के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, एक सुरक्षित। लेकिन ये तो सिर्फ पहला था। अभी 11 और बच्चों को निकालना बाकी था। और हर बार वही डर, वही जोखिम, वही ठंड, वही अंधेरा उनका इंतजार कर रहा था। रिचर्ड ने ऊपर देखा। चैम्बर की छत से पानी की बूंदें टपक रही थीं और वे जान गए कि ये समय से दौड़ है। उन्होंने सिलेंडर फिर से चेक किया, गाइडलाइन पकड़ी और अगले बच्चे को लेने वापस उसी अंधेरे में डुबकी लगा दी। दोस्तों, अब हम उस हिस्से पर चलते हैं जब मिशन अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया था। वो पल जब पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि लगता था जैसे गुफा खुद उन्हें बाहर फेंकना चाहती हो, और एक मासूम की जान सिर्फ एक छोटे से मास्क के सहारे लटकी हुई थी। रिचर्ड तीसरे राउंड के लिए पानी में उतरने से पहले थोड़ी देर चुपचाप बैठ गए। उनके चारों तरफ हल्की सी अंधेरी थी, सिर्फ हेडलैम्प की मंद रोशनी में चेहरे नजर आ रहे थे। बारिश बाहर अब भी बेकाबू हो रही थी और गुफा के अंदर पानी का स्तर बढ़ता जा रहा था। टीम के एक सदस्य ने उनके कान के पास आकर फुसफुसाया, फ्लो स्ट्रॉन्गर दैन बिफोर, मतलब आज बहाव पहले से ज्यादा तेज था। रिचर्ड ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन अंदर कहीं न कहीं उनकी धड़कन तेज हो गई थी। तेज बहाव मतलब कम कंट्रोल, कम कंट्रोल मतलब खतरा। इस बार बारी थी टिन नाम के एक 11 साल के बच्चे की। टिन का चेहरा पतला, आंखें बड़ी बड़ी और उनमें डर इतना साफ था जैसे उसने मौत को सामने देख लिया हो। रिचर्ड ने उसके कंधे पर हाथ रखा, मास्क की फिटिंग को चेक किया, फिर गाइडलाइन पकड़ी और पानी में उतर गए। शुरुआत में सब ठीक लग रहा था। हेडलैम्प की रोशनी में पानी में तैरते कण चमक रहे थे, जैसे हवा में धूल तैरती हो। लेकिन कुछ ही मिनट बाद बहाव ने अपनी असली ताकत दिखाई। पानी इतनी तेजी से अंदर धकेल रहा था कि रिचर्ड को दीवार पकड़कर खुद को रोकना पड़ रहा था। टिन उनके पीछे स्ट्रैप से बंधा हुआ था, लेकिन बहाव के झटकों से उसका शरीर हिल रहा था। अचानक एक तेज मोड़ आया, जहां गुफा का रास्ता सिकुड़कर एक संकरी टनल में बदल गया। जैसे ही रिचर्ड अंदर घुसे, बहाव ने उन्हें आगे की तरफ धकेल दिया। उन्होंने दीवार पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हाथ फिसल गया और उसी वक्त उन्हें अपनी बेल्ट पर एक झटका महसूस हुआ। उन्होंने तुरंत पीछे देखा। टिन का मास्क थोड़ा सा खिसक गया था। अगर पानी अंदर घुस जाता तो। उन्होंने बिना एक सेकंड गवाए गाइडलाइन छोड़ दी और दोनों हाथों से मास्क को पकड़कर ठीक किया। इस दौरान बहाव उन्हें टनल के अंदर और आगे धकेलता जा रहा था। मास्क सही करने के बाद रिचर्ड ने टिन के हाथ को कसकर पकड़ा, अपनी आंखों में उसे देखा और मास्क के पीछे से इशारा किया, स्लो, ब्रीद, स्लो। अब उन्हें गाइडलाइन फिर से पकड़नी थी, लेकिन बहाव इतना तेज था कि धागा हाथ से बार बार छूट रहा था। उन्होंने दीवार के किनारे किनारे रेंगते हुए उसे पकड़ लिया। उसी पल उन्हें समझ आया कि इस मिशन में सिर्फ ताकत नहीं, धैर्य और शांत दिमाग ही उन्हें जिंदा रख सकता है। करीब 25 मिनट बाद वे अगले चैम्बर में पहुँचे। जैसे ही उन्होंने मास्क हटाया, टिन हांफते हुए जमीन पर बैठ गया। आंखों में आंसू थे। उसने रिचर्ड का हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, थैंक यू। रिचर्ड ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी पीठ थपथपाई और एक पल के लिए आंखें बंद कर ली। थकान, ठंड और राहत सब एक साथ उनके शरीर में दौड़ रहे थे। लेकिन ये राहत ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि गुफा के और अंदर अब सबसे मुश्किल हिस्सा बाकी था। वो हिस्सा जहाँ पानी के नीचे का रास्ता इतना तंग था
कि गोताखोरों को सिलेंडर उतारकर हाथ से आगे धकेलना पड़ता था और वहाँ बहाव और अंधेरा दोनों दुगुने थे। गुफा के उस हिस्से को टीम में डेथ टनल कहा जाने लगा था। नाम सुनकर ही नए गोताखोरों के चेहरे पीले पड़ जाते थे। यहाँ पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि अगर किसी का मास्क या सिलेंडर जरा सा भी खिसक जाए तो बचने की संभावना बेहद कम रह जाती थी। रिचर्ड अपने हाथों में गाइडलाइन थामे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनके आगे टीम का एक और गोताखोर मिक रास्ता बना रहा था। मिक बेहद अनुभवी था, लेकिन इस टनल की तंग जगह में अनुभव भी अक्सर हार मान लेता था। टनल की दीवारें इतनी करीब थी कि कंधे लगातार रगड़ खा रहे थे। पानी में तैरते मिट्टी और गाद के कण हेडलैम्प की रोशनी में नाचते हुए धुंध बना रहे थे। रोशनी मुश्किल से कुछ फुट आगे तक ही जा रही थी और बाकी सब घुप अंधेरा था। अचानक एक हल्की सी धड़ाम की आवाज पानी में गूंजी। मिक का सिलेंडर ऊपर की चट्टान से टकरा गया था। वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिलेंडर फंस गया था। रिचर्ड ने तुरंत हाथ से इशारा किया कि रुक जाओ, लेकिन पानी के शोर और तंग जगह में मिक घबराने लगा। उसके पैरों की हलचल से पानी में और ज्यादा मिट्टी उड़ने लगी। अब टनल के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये वो पल था जिसे कोई भी गोताखोर नहीं देखना चाहता, ब्लाइंड डाइव। रिचर्ड को सिर्फ गाइडलाइन की पतली सी स्ट्रिंग महसूस हो रही थी और मिक की सांसों की तेज आवाज उसके रेगुलेटर से निकल रही थी। रिचर्ड ने धीरे धीरे खुद को आगे खींचा, मिक के पास पहुँचे और उसके कंधे पर थपथ पाया। ये इशारा था, शांत रहो। मिक का हाथ कांप रहा था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। रिचर्ड ने बड़ी सावधानी से सिलेंडर की स्ट्रैप ढीली की, उसे उतारा और धीरे धीरे आगे धकेलना शुरू किया। इस बीच उनके अपने फेफड़े भी ऑक्सीजन के लिए पुकार रहे थे, लेकिन वे जानते थे कि अगर यहाँ जल्दबाजी की तो दोनों की जान जा सकती है। करीब 40 सेकंड बाद, जो एक युग जैसा महसूस हो रहा था, सिलेंडर बाहर निकल गया। मिक ने राहत की सांस ली और आगे बढ़ा, लेकिन अब समस्या ये थी कि मिट्टी और गाद इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि गाइडलाइन के अलावा रास्ते का कोई भी निशान नहीं दिख रहा था। अगर लाइन छूट जाती तो ये आखिरी डाइव बन सकती थी। रिचर्ड ने मिक के पीछे पीछे चलते हुए हर इंच लाइन को महसूस किया, उंगलियों के पोरों से, जैसे अंधेरे में कोई अपनी जान की डोर पकड़े हो। उनका दिमाग अब सिर्फ एक ही चीज पर फोकस था, बाहर निकलना और बच्चे को जिंदा पहुंचाना। करीब 8 मिनट बाद वे अगले एयर पॉकेट में पहुंचे। मिक ने पानी से सिर बाहर निकाला और हांफते हुए कहा, I thought I was done। रिचर्ड ने बस इतना कहा, Not today। लेकिन यह डेथ टनल सिर्फ एक बार नहीं पार करनी थी। अभी उन्हें बाकी बच्चों के लिए इसी रास्ते को कई बार दोहराना था, और हर बार मौत उनके बस कुछ इंच दूर तैर रही होगी। दोस्तों, अब मैं अगले पार्ट में उसी फाइनल रेस्क्यू का सीन बताता हूँ, जहाँ हर सेकंड मौत और जिंदगी के बीच का फासला तय कर रहा था, और जहाँ अगर एक भी गलती हुई तो पूरी टीम और बच्चे हमेशा के लिए उस गुफा में रह जाते। गुफा के बाहर का माहौल बेचैन था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और मौसम विभाग की रिपोर्ट साफ कह रही थी, बारिश अगले 24 घंटों में नहीं बल्कि अगले 3 घंटे में शुरू हो सकती है। अगर ऐसा होता तो पानी का स्तर अचानक कई फीट ऊपर चला जाता और अंदर फंसे बच्चे, बाकी टीम सब डूब सकते थे। कमांड सेंटर में तनाव इतना था कि किसी की सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। रिचर्ड और उनकी टीम के सामने अब बस एक ही रास्ता था, सब बच्चों को एक ही दिन में बाहर निकालना। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा खतरा ये था कि ये बच्चे तैरना तक नहीं जानते थे और कई तो कमजोर और कुपोषित थे। गुफा के अंदर का रास्ता सिर्फ प्रोफेशनल डाइवर्स के लिए भी खतरनाक था, तो इन मासूमों के लिए ये मौत की सुरंग जैसा था। प्लान बेहद खतरनाक था। हर बच्चे को फुल फेस मास्क पहनाकर उसे सेडेटिव देकर बेहोश करना ताकि वो घबराए नहीं, और फिर डाइवर उसे साथ लेकर तंग और अंधेरी टनल से गुजरे। अगर मास्क जरा सा भी खिसका तो बच्चा एक ही मिनट में डूब सकता था। रिचर्ड ने अपने सामने पड़े मास्क को हाथ में लिया,
उसे देखते हुए उनके दिमाग में एक ख्याल आया, क्या मैं वाकई ये कर सकता हूँ? उन्होंने खुद को जवाब दिया, अगर मैंने नहीं किया तो कोई और भी नहीं कर पाएगा। पहला बच्चा, एक छोटा सा दुबला पतला लड़का, रिचर्ड के सामने बैठा था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। रिचर्ड ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराए, जब उठोगे तो बाहर धूप होगी। लड़के ने बस हल्का सा सिर हिलाया। सिडेटिव का असर होते ही उसकी पलकें भारी हो गईं। रिचर्ड ने मास्क को मजबूती से लगाया, स्ट्रैप्स कसकर बांधे और धीरे धीरे उसे पानी में उतारा। अब असली खेल शुरू हुआ। टनल का पहला मोड़ सबसे खतरनाक था। यहाँ पत्थरों के बीच से सिलेंडर निकालना मुश्किल था। रिचर्ड ने बच्चे को अपने सीने से सटाकर धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। उनका हर मूवमेंट सावधान था, लेकिन फिर भी कभी कभी मास्क के अंदर से बच्चे की हल्की सांसों की आवाज आ जाती। यह इस बात का संकेत था कि वो अभी भी जिंदा है। करीब 20 मिनट बाद पहला एयर पॉकेट आ गया। यहाँ वे सिर्फ 10 सेकंड रुके, ना ज्यादा ना कम, क्योंकि ज्यादा रुकना मतलब बाकी बच्चों के लिए खतरा बढ़ाना। बाहर टीम का दूसरा डाइवर इंतजार कर रहा था। उन्होंने बच्चे को पकड़ा और अगली टनल की ओर बढ़ गए। हर सेकंड के साथ रिचर्ड का शरीर थकान से भर रहा था, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, अगर मैं रुक गया तो ये बच्चा खत्म हो जाएगा। जब वे आखिरकार गुफा के मुंह तक पहुँचे तो बाहर खड़े बचाव कर्मी चिल्ला उठे, 1 आउट। लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन रिचर्ड के लिए ये जश्न मनाने का वक्त नहीं था। अभी 11 बच्चे और थे और मौसम लगातार बिगड़ रहा था। गुफा के अंदर वापस जाते हुए उनके कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, गुफा के अंदर टपकते पानी की, जो उन्हें याद दिला रही थी कि बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। हर डाइव पिछले से ज्यादा कठिन होती जा रही थी। कभी रास्ते में गाद भर जाती, कभी सिलेंडर फंस जाता और कभी मास्क से हवा के बुलबुले निकलने लगते। लेकिन जैसे जैसे बच्चे एक एक करके बाहर आते गए, बाहर की भीड़ में उम्मीद की लहर दौड़ती गई। जब आखिरी बच्चा भी बाहर निकला तो पूरी गुफा के बाहर जयकारे गूंज उठे। रिचर्ड पानी से बाहर आए, उनकी आंखें लाल थीं और शरीर थका हुआ, लेकिन उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। सब जिंदा है। गुफा के बाहर अब शोर थम चुका था। बचाव अभियान खत्म हो चुका था। बच्चे सुरक्षित थे और बाकी टीम अपने अपने उपकरण समेट रही थी। लेकिन रिचर्ड भीड़ से दूर एक बड़े पत्थर पर अकेले बैठ गए। बारिश की पहली बूंद उनके गाल पर गिरी। इस बार ये किसी खतरे की निशानी नहीं थी, बल्कि एक राहत की फुहार थी। उनके हाथ अब भी कांप रहे थे, सिर्फ ठंड से नहीं, बल्कि उस एहसास से कि उन्होंने मौत के मुंह से 12 मासूम जिंदगियां खींचकर बाहर निकाली थी। वे पानी के बहाव को देखते हुए सोचने लगे, क्या ये वाकई मैं था, या ये बस एक सपना था जिसमें मैं किसी अदृश्य ताकत के साथ बह रहा था। उनके मन में एक एक पल ताजा हो उठा। पहली बार गुफा के अंधेरे में उतरना, तंग रास्तों में फंसा हुआ सिलेंडर, बच्चे के मास्क से निकलते छोटे छोटे बुलबुले और वह खामोशी जो हर डाइवर की सांसों के बीच फैल जाती थी। हर बार जब उन्होंने अपने डर को दबाया, तभी वे आगे बढ़ पाए। भीड़ से एक छोटा सा लड़का भागता हुआ उनके पास आया, वही जिसे उन्होंने सबसे पहले निकाला था। उसके हाथ में एक छोटा सा फूल था, शायद किसी ने बाहर उसे दिया होगा। उसने रिचर्ड के सामने वो फूल बढ़ा दिया और बस इतना कहा, थैंक यू। उसके चेहरे की मासूम मुस्कान ने रिचर्ड का दिल भर दिया। उन्हें लगा जैसे ये छोटा सा धन्यवाद उन 17 घंटों की लगातार मेहनत, खतरे और थकान की सबसे बड़ी कीमत है। लेकिन सच्चाई ये थी कि ये मिशन सिर्फ बच्चों की जान बचाने का नहीं था, यह उनके अपने भीतर की लड़ाई जीतने का भी था। रिचर्ड जान गए थे कि असली रिस्क मौत के करीब जाने में नहीं है, बल्कि अपने डर के बावजूद पहला कदम उठाने में है। क्योंकि रिस्क का मतलब सिर्फ खतरा नहीं होता, रिस्क का मतलब है आगे बढ़ना, जब पीछे हटना आसान हो। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। बारिश अब तेज हो रही थी
और गुफा के अंदर पानी भरना शुरू हो चुका था। एक पल के लिए उनके दिमाग में ख्याल आया, अगर हम 1 घंटे भी लेट होते तो। लेकिन फिर उन्होंने उस सोच को वहीं रोक दिया। वे जानते थे आज की रात पूरी दुनिया थोड़ी ज्यादा रोशनी से भरी है और उसमें उनका भी एक छोटा सा हिस्सा है। गुफा बचाव के बाद की रात रिचर्ड अपने होटल के छोटे से कमरे में बैठे थे। बाहर बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन ये वही बारिश नहीं थी जो गुफा के अंदर मौत का खतरा बनकर उतर रही थी। यह एक धीमी, सुकून देने वाली बरसात थी, जो जैसे उनके थके हुए शरीर और उलझे हुए मन को धो रही हो। टेबल पर रखा उनका डाइविंग हेलमेट अब भी गीला था। वे उसे देखते रहे। उस पर कीचड़ के छोटे छोटे धब्बे अब एक याद बन चुके थे। हर धब्बा, हर खरोंच एक कहानी कह रहा था। कहानियाँ जो सिर्फ उन्होंने देखी थी और शायद कभी पूरी तरह बयान नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज रात उनके मन में एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि रिस्क सिर्फ खतरे का दूसरा नाम नहीं है। रिस्क का असली मतलब है अपने आराम के दायरे से बाहर निकलना, वहाँ जाना जहाँ आप पहले कभी नहीं गए, और वहाँ खड़े रहना जब आपका पूरा शरीर कह रहा हो, बस अब वापस लौट जाओ। रिचर्ड के लिए ये मिशन एक तरह का आईना था, जिसमें उन्होंने खुद को एक नई शक्ल में देखा। पहले उन्हें लगता था कि रिस्क को मापना, आंकना और फिर उससे बचना ही समझदारी है, लेकिन अब वे जानते थे कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जिनसे बचना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें गले लगाना चाहिए, क्योंकि वही आपको बदलते हैं, आपको मजबूत बनाते हैं और आपको वो इंसान बनाते हैं जो आप बनने के लिए पैदा हुए हैं। गुफा के अंदर बिताए गए वो घंटे, जहाँ हर सांस के साथ मौत की परछाई चल रही थी, उसने उन्हें ये सिखाया कि डर को खत्म करना जरूरी नहीं है, उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ना जरूरी है। डर आपका दुश्मन नहीं, बल्कि आपका साथी बन सकता है। वो साथी जो आपको सतर्क रखता है, ध्यान केंद्रित कराता है और आपको बताता है कि यह पल आपके लिए कितना मायने रखता है। उन्होंने अपनी डायरी निकाली और उसमें एक लाइन लिखी, रिस्क इज नॉट अबाउट फेसिंग डेथ, इट्स अबाउट चूजिंग लाइफ फुली, डीपली एंड विदाउट होल्डिंग बैक। बाहर से एक हल्की हवा आई और खिड़की के पास रखे पर्दे को हिलाकर चली गई। रिचर्ड ने महसूस किया कि ये हवा उन्हें कहीं और बुला रही है, किसी नए मिशन की ओर, किसी नए चैलेंज की ओर, क्योंकि जिंदगी में हमेशा कोई न कोई है गुफा आपका इंतजार कर रही होती है। कभी वो सचमुच की अंधेरी सुरंग होती है और कभी वह आपके भीतर का डर, आपके सपनों का अनिश्चित रास्ता या वो फैसला जिसे लेने से आप डरते हैं। रिचर्ड मुस्कुराए। अब उन्हें पता था जब भी अगली बार ऐसी कोई गुफा आएगी वे उसमें उतरेंगे, क्योंकि उन्होंने देख लिया था गुफा के उस पार सिर्फ अंधेरा नहीं होता, वहाँ रोशनी भी होती है। ऑस्ट्रेलिया लौटने के बाद रिचर्ड के लिए जिंदगी एकदम सामान्य नहीं थी। दिन में वे फिर से ऑपरेशन थिएटर में जाते, मरीजों की सर्जरी करते, मेडिकल छात्रों को पढ़ाते और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में लेक्चर देते। लेकिन हर बार जब वे स्क्रब पहनकर खड़े होते तो उनके दिमाग में गुफा की ठंडी नम हवा की याद तैर जाती और उन बच्चों की आंखें जो अंधेरे में भी उम्मीद से चमक रही थी। वे महसूस करते कि रिस्क का असली सबक उनके पेशे में भी उतना ही जरूरी था। एक सर्जन के रूप में वे जानते थे कि हर ऑपरेशन में अनिश्चितता होती है। आप अपनी पूरी तैयारी कर लें, लेकिन कभी कभी शरीर किसी अनजानी प्रतिक्रिया से आपको चौंका देता है। पहले ऐसे पलों में वे सिर्फ तनाव महसूस करते थे, लेकिन अब उन्होंने सीखा था कि इस तनाव को अपनाना है, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने गुफा में डर को अपनाया था। उन्होंने अपने जूनियर डॉक्टरों से कहा, डर बुरा नहीं है। अगर आप डर महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप समझते हैं कि दाव कितना बड़ा है। असली कला है डर को आपको पंगु नहीं बनने देना, बल्कि उसे आपकी इंद्रियों को और तेज करने देना। धीरे धीरे उनका ये नया नजरिया अस्पताल से बाहर भी फैलने लगा। एक दिन उन्हें समुद्री खोज के लिए एक कॉल आया। एक पुराना जहाज जो दशकों पहले तूफान में डूब गया था, अब समुद्र की तलहटी में मिला था।
डाइव करना खतरनाक था। गहरे पानी, तेज धाराएं और जहाज का जर्जर ढांचा जो कभी भी ढह सकता था। पहले के रिचर्ड शायद मना कर देते, लेकिन अब उनके भीतर कुछ फुसफुसा रहा था। ये तुम्हारी अगली गुफा है। डाइविंग के दौरान वे अंधेरे पानी में नीचे उतरते गए। दबाव बढ़ता गया और उनके कानों में पानी की गूंज भरी। जैसे जैसे जहाज का धुंधला आकार सामने आया, उनके भीतर वही पुराना एहसास लौटा। थोड़ा डर, थोड़ा उत्साह और एक गहरी फोकस की स्थिति। उन्होंने महसूस किया कि वे सिर्फ एक मलबा नहीं खोज रहे, बल्कि अपने भीतर के उस हिस्से को छू रहे हैं जो रिस्क में ही जिंदा महसूस करता है। इसके बाद रिचर्ड ने अपने दोस्तों, सहकर्मियों और छात्रों के लिए रिस्क जर्नल की अवधारणा शुरू की। वे कहते, हर हफ्ते ऐसा कुछ करो जो तुम्हें थोड़ा असहज करे। वो छोटा हो सकता है, किसी अजनबी से बातचीत शुरू करना, नया स्किल सीखना या किसी डर का सामना करना। फिर उसे लिखो, तुमने क्या महसूस किया और तुमने उससे क्या सीखा। उनका मानना था कि छोटी छोटी रिस्क की आदत डालना बड़ी रिस्क का सामना आसान बना देता है। लेकिन इन सबके बीच एक सवाल हमेशा उनके मन में रहता था, क्या उन्होंने गुफा के उस मिशन में सही किया था? क्या इतने बड़े खतरे में कूदना वाकई ठीक था? एक रात जब वे अकेले अपनी स्टडी में बैठे थे, उन्होंने पुराने न्यूज क्लिप्स देखे। बचाए गए बच्चों की तस्वीरें, उनकी हंसी, उनकी नई जिंदगी। तभी उन्हें महसूस हुआ, रिस्क का मूल्य सिर्फ आपके लिए नहीं होता। कभी कभी रिस्क लेना दुनिया में किसी और की रोशनी जलाने के लिए होता है। खिड़की के बाहर चांदनी समुद्र पर पड़ रही थी। रिचर्ड ने अपनी डायरी में एक और पंक्ति लिखी, सम रिस्क्स आर नॉट अ चॉइस, दे आर अ कॉलिंग। वे जानते थे कि जीवन में चाहे वे कितनी भी सुरक्षित राह चुन लें, कहीं न कहीं कोई अगला कॉल आएगा जो उन्हें फिर एक नई गुफा में उतार देगा। और जब वो पल आएगा, वे तैयार होंगे, डर के साथ, लेकिन डर से परे। गुफा रेस्क्यू के महीनों बाद रिचर्ड का जीवन बाहर से देखने पर पूरी तरह सामान्य लग रहा था। काम, शोध, कॉन्फ्रेंस और कभी कभी रोमांचक डाइविंग या एक्सप्लोरेशन। लेकिन अंदर से वे एक अजीब खालीपन महसूस करने लगे थे। उनके करीबी दोस्तों को लगता कि ये बस एडवेंचर हैंगओवर है, जैसे किसी बड़ी घटना के बाद दिमाग को साधारण जीवन में एडजस्ट होने में समय लगता है। लेकिन रिचर्ड जानते थे कि ये कुछ और है। एक शाम जब वे अपने घर के बरामदे में बैठे थे, बारिश धीरे धीरे टिन की छत पर गिर रही थी। वे एक पुरानी तस्वीर देख रहे थे, उनकी और एमा की, जो कभी उनकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा थी। एमा एक पत्रकार, जिनसे उनकी मुलाकात कई साल पहले हुई थी और जिनके साथ उन्होंने कुछ सबसे खूबसूरत लेकिन सबसे तूफानी पल बिताए थे। उनका रिश्ता खत्म हो गया था और उसका कारण वही था जो रिचर्ड हमेशा मानते थे कि वे संभाल नहीं सकते, भावनात्मक रिस्क। गुफाओं और समंदर के खतरे उन्हें डराते नहीं थे, लेकिन किसी को अपने दिल में जगह देने का खतरा, वो उनके लिए बहुत बड़ा था। रिचर्ड के दिमाग में बार बार एक बात गूंजती थी, अगर मैंने उसे सच में अपने दिल में आने दिया और वो चली गई तो मैं टूट जाऊंगा। लेकिन अब महीनों बाद उन्हें एहसास हो रहा था कि शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। एक मिशन में वे अजनबियों के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकते थे, लेकिन अपनी ही जिंदगी में वे अपने दिल की सुरक्षा के चारों ओर दीवारें खड़ी कर रहे थे। एक दिन उन्हें अचानक एमा का ईमेल मिला। वह किसी रिस्क जर्नल पर लिखा उनका एक इंटरव्यू पढ़ चुकी थी और उसने सिर्फ इतना लिखा, तुमने कहा था कि असली रिस्क वो है जो तुम्हें बदल दे। क्या तुम अब इस पर विश्वास करते हो? रिचर्ड ने कई घंटों तक उस लाइन को घूरा। उन्होंने सोचा, गुफा में उतरना, अंधेरे में रास्ता खोजना या समुद्र की गहराई में डूबना, ये सब उन्हें बदलते थे। लेकिन असली बदलाव तो तब होता है जब आप किसी को अपने सबसे कमजोर हिस्से को देखने देते हैं। उन्होंने जवाब लिखा, हाँ, और मुझे लगता है मैंने उस रिस्क से भागकर अपनी सबसे बड़ी गलती की। कुछ दिनों बाद वे फिर मिले। कोई नाटकीय पुनर्मिलन नहीं हुआ, कोई बड़े बड़े वादे नहीं हुए, बस दो लोग
जो जानते थे कि उनके बीच की दूरी सिर्फ किलोमीटरों में नहीं बल्कि उन डर की दीवारों में है जो उन्होंने खुद बनाई थी।